प्रयागराज में होगी यूपी के विकास की बात। विकसित यूपी बैठक प्रयागराज जल्द आ रहा है। 2024 का पार्लियामेंट चुनाव याद करिए, जिसमें एक नैरेटिव बना कि अगर बीजेपी आएगी तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। और इस एक नैरेटिव ने इतना असर दिखाया कि बीजेपी बुरी तरीके से उत्तर प्रदेश में इस पार्लियामेंट चुनाव में पिछड़ गई। अब एक नया नैरेटिव चल पड़ा है और यह नैरेटिव कुछ यूं है कि आरक्षण के समर्थक और आरक्षण के विरोधी अब खुल करके मैदान में आ गए। आरक्षण के विरोधियों का एक बड़ा आंदोलन दिल्ली में हुआ। हालांकि वो पहले दिन ही देर रात को प्रशासन ने उसे हटा दिया जंतर मंतर पर, लेकिन आरक्षण हटाओ आंदोलन को लेकर के सोशल मीडिया पर एक बड़ा कैंपेन शुरू हुआ। उसके चेहरा थे हर्ष दुबे। अब हर्ष दुबे को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और इसके बाद से ये बवाल शुरू हो गया। बीजेपी और उसके समर्थक पार्टियां खुलकर आरक्षण के समर्थन में बयान देने लगी हैं। उधर बीजेपी के बड़े चेहरे जब आरक्षण समर्थक के साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो विरोधियों को भी मौका मिल जाता है और वही हुआ है। तो क्या ये सोची समझी एक बीजेपी की रणनीति है कि इस वक्त अगर नाराज सवर्ण या ब्राह्मण हैं तो उनको भी साधो और ओबीसी और दलितों को? लेकिन क्या ये इतना आसान है? और क्या कहीं दोनों को साधने के चक्कर में एक बार फिर 2024 की तरह यह दांव उल्टा तो नहीं पड़ जाएगा? आज इसी का विश्लेषण। इसके अलावा यह भी जानिए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी के मनुस्मृति पर हमले के बाद मनु को लेकर के क्या कहा है, कैसे उनके एक एक काम गिनाए। ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपने न्यूज शो आज का यूपी में। आरक्षण को हटाने की बात कोई खुल करके करे, कोई समाज निकल करके आए और बाकायदा इसे लेकर आंदोलन करने लगे, इसे लेकर हजारों की भीड़ जंतर मंतर पर जुट जाए कि आरक्षण खत्म करो, ऐसा कोई सोच नहीं सकता था। लेकिन हाल के दिनों में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसके बाद से अब यह आंदोलन सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक उतर चुका है। बेशक ये ऐसा मुद्दा है जिसपे कोई हाथ नहीं डालना चाहता। सबको लगता है कि ऐसी दोधारी तलवार है, जो इसे छुएगा वो इसमें खुद इससे कट जाएगा। बीजेपी भी कभी मंडल के दौर से लेकर आज तक उसने कभी आरक्षण का विरोध नहीं किया है। यहां तक कि आप याद करें 2015 का बिहार चुनाव, तो तब मोहन भागवत ने आरक्षण के समीक्षा की बात की थी और बीजेपी 2015 का चुनाव बिहार का बुरी तरीके से विधानसभा चुनाव हार गई। तो ये एक मुद्दा ऐसा है जिसको कोई राजनेता, कोई पार्टी चिमटे से भी नहीं छूती है। लेकिन हाल के दिनों में जिस तरीके से यूजीसी को लेकर बवाल बढ़ा, जिस तरीके से आरक्षण के खिलाफ खुलकर सोशल मीडिया पर अलग अलग जो सोशल मीडिया के स्पेस हैं उस पर बातें होने लगी, तो अब यह मुद्दा एक नए नैरेटिव के साथ अब पॉलिटिकल पार्टियों के सामने है। और उसमें भी बीजेपी के लिए तो ये ऐसी स्थिति है जिसे न वो उगल सकती है न निगल सकती। यानी कि आरक्षण विरोध अगर उसने कर दिया तो फिर बीजेपी का सूपड़ा साफ होना तय है। क्योंकि बीजेपी बेशक सवर्णों को साधने की बात करे, ब्राह्मणों को साधने की बात करे, लेकिन वो ओबीसी और दलितों के आरक्षण का विरोध नहीं कर सकती। और हाल के दिनों का जो माहौल है वो ऐसा है कि अब आरक्षण विरोधी और आरक्षण समर्थक दोनों खुलकर आमने सामने हैं। सड़क पर कम, लेकिन सोशल मीडिया पर तो बहुत ज्यादा। और सोशल मीडिया का जो नैरेटिव है वही इन दिनों चुनाव में सबसे ज्यादा असर डाल रहा है। जब तक सोशल मीडिया का असर चुनाव पर नहीं था, शायद बीजेपी जैसी पार्टियों को इससे फर्क भी नहीं पड़ रहा था। लेकिन 2024 के चुनाव ने दिखा दिया कि कैसे एक नैरेटिव पूरा का पूरा चुनाव खराब कर सकता है। और अब बीजेपी को यह डर लगने लगा है कि अगर ब्राह्मणों की, सवर्णों की नाराजगी सचमुच बढ़ गई और उन्होंने एक तरीके से इस मुद्दे को ऐसे ले लिया कि चाहे जो हो जाए
बीजेपी को वो समर्थन नहीं देंगे, इसलिए क्योंकि बीजेपी आरक्षण समर्थक है। और दूसरी तरफ अगर आरक्षण के समर्थकों ने ऐसा ले लिया कि बीजेपी आरक्षण विरोधी है, तो बीजेपी तो कहीं की नहीं रहेगी। इसीलिए कहते हैं कि ये बीजेपी के लिए दुधारी तलवार से भी बढ़कर ऐसी स्थिति में है कि न उगलते बीजेपी को बन रहा है न निगलते। लेकिन अब एक ऐसी घटना होती है जिसने सबको चौंका दिया। ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम 2 दिन पहले उन्होंने लखनऊ के एक कैफे में जाकर हर्ष दुबे के साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हालांकि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक भी बात आरक्षण के विरोध में नहीं कही गई। उन्होंने कहा कि बच्चे उनके पास आए थे, वो नौकरियों में, शिक्षा में समान अवसर की बात कर रहे थे और साथ साथ समान अवसरों के साथ साथ सबको ढेरों अवसर मिले, इसकी बात कर रहे थे। इसलिए उन्होंने इस मुद्दे को उठाया है और अपने केंद्रीय नेतृत्व से इन लड़कों की मांग को अवगत कराएंगे। लेकिन वो लड़के कौन? हर्ष दुबे वो चेहरा जो कि आरक्षण हटाओ आंदोलन या आरक्षण हटाओ अभियान के चेहरे थे, यानी कि वो चेहरा, वो शख्स जो आरक्षण को हटाने की खुलेआम मांग करता रहा और जिन कुछ चेहरों के कह सकते हैं नेतृत्व में जंतर मंतर पर भीड़ जुटी, या फिर जब से कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन हुआ उसके बाद से हर्ष दुबे का चेहरा आरक्षण विरोध के नाम पर सबसे बड़ा हुआ। उसके साथ ब्रजेश पाठक ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद तो मानो भूचाल सा आ गया। बीजेपी के जो समर्थक पार्टियां हैं, खासकर चिराग पासवान को देख लें, जो दूसरी पार्टियां, प्रकाश राजभर, संजय निषाद, ऐसे तमाम लोगों ने, मायावती ने ट्वीट करके साफ साफ कह दिया कि किसी सूरत में आरक्षण के साथ छेड़छाड़ या खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। तो पहले जरा उस दिन क्या कहा था ब्रजेश पाठक ने, पहले उसको सुनिए, उस लेटर को देखिए और फिर इन नेताओं ने क्या कहा है ये भी जरा सुनिए। हमारे छोटे भाई आदरणीय हर्ष दुबे जी, कल जो धरना प्रदर्शन हुआ उसमें आप सब की एक हमें पत्र मिला है। उस पत्र को हमने अपने केंद्रीय नेतृत्व को दिया है और केंद्रीय नेतृत्व ने कहा है कि हमारे युवा साथी जो जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे, उनकी मांगों पर हम विचार करेंगे, गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे और किसी भी स्थिति में अपने देश के युवाओं का, अपने देश के छात्रों का कोई नुकसान नहीं होने देंगे और सबको साथ लेकर के चलेंगे। अब इसी बात की सूचना देने के लिए हम आपके बीच में आएंगे और 2 दिन के बाद आप लोगों की इच्छा थी कि हम केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष अपनी बात रखें, तो माननीय केंद्रीय मंत्री जी के साथ में 2 दिन के बाद इनकी बैठक होगी, उसमें हम इनको लेकर के जाएंगे और इनसे साथ में बात करेंगे। अरे प्रभु, इन लोगों को हर चीज में राजनीति ही दिखती है। क्यों संग बीजेपी? और हम लोग नहीं है क्या एनडीए में? और ये आरक्षण किसी के कहने से समाप्त होने वाली चीज है क्या? संवैधानिक अधिकार है ये। आरक्षण किसी को दी हुई खैरात नहीं है, ये संवैधानिक अधिकार है और दुनिया की कोई ताकत आरक्षण को कतई समाप्त नहीं कर सकती है। और जो लोग इसको समाप्त करने की सोच रखते हैं, कभी समीक्षा के माध्यम से, कभी सुधार के माध्यम से, उनको संभवतः ये पता ही नहीं है कि आरक्षण क्यों जरूरी है। आप जब शेड्यूल ट्राइब्स की आप बात करते हैं, बहुत आसानी से कह देते हैं कि भाई इन लोगों को क्यों आरक्षण के साथ जोड़ा जाए, बट आज भी ऐसी घटनाएं होती हैं। खड़गे साहब के साथ क्या हुआ था? उस मंच पे गए थे, उस मंच का शुद्धिकरण किया गया ना। आज भी एक दलित युवक को घोड़ी पे चढ़ने से रोका जाता है, एक दलित लड़के को बारात निकालने से रोका जाता है। बड़े बड़े नेता जब मंदिर जाते हैं तो मंदिर को गंगा जल से धुलवाया जाता है। तो ये भेदभाव तो आज भी हो रहा है ना। तो ऐसा मुद्दा जिससे तमाम पॉलिटिकल पार्टियां दूर भागती हैं, या फिर यूं कह लें कि ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टियों की बड़ी क्लियर लाइन है, या यूं कह लें सभी पॉलिटिकल पार्टियों की बिल्कुल क्लियर लाइन है कि आरक्षण का विरोध किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा। और ऐसे में जो आरक्षण विरोध के चेहरे हैं, उनके साथ ब्रजेश पाठक का खड़ा होना क्या बीजेपी को भारी नहीं पड़ेगा? तो इसके पीछे की भी कहानी समझिए। दरअसल बीजेपी को आरक्षण का समर्थन और आरक्षण का विरोध दोनों के बीच बैलेंस करने की चुनौती बन गई। 2024 में आरक्षण विरोध का नैरेटिव भारी पड़ा और बीजेपी साफ हो गई। लेकिन जो बीजेपी का समर्थक तबका है वो इसलिए नाराज है, और खास करके उसकी नाराजगी यूजीसी बिल के बाद से बहुत बढ़ी हुई है।
और सवर्णों में, ब्राह्मणों में ये मुद्दा घर घर घुस चुका है। ऐसे में अब कहीं ना कहीं, हालांकि इसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि बीजेपी ने ये ट्रैक टू रणनीति शुरू की है कि उनका अपना स्टैंड तो समर्थन के, आरक्षण के समर्थन का है ही है। जो आरक्षण के विरोधी हैं उनके गुस्से को भी शांत करो, उनकी भी बातें सुनो, उनकी बातें पहुंचाओ और इसमें जो हो सकता है उसको करने की कोशिश करो। शायद यही वजह है कि ब्रजेश पाठक ने या तो खुद से, लगता नहीं है कि उन्होंने खुद से यह राह चुनी होगी। यह जरूर है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि उनको इस बात के लिए कहा गया होगा कि बीजेपी से इतर, यानी कि कहीं भी बीजेपी इसमें दिखाई देनी नहीं चाहिए। आप इस मामले में उनके गुस्से को भी सुनो, समझो और क्या कुछ हो सकता है इसको देखने की कोशिश करो। सिर्फ ब्रजेश पाठक ही नहीं, महेश शर्मा भी, जो कि नोएडा से सांसद हैं, उन्होंने भी बच्चों से मुलाकात की है। तो अब बीजेपी की एक ट्रैक टू रणनीति दिखाई दे रही है कि जो गुस्सा सवर्णों में है, जो गुस्सा ब्राह्मणों में है और उत्तर प्रदेश में खास करके है, तो उनको संभालने के लिए ब्रजेश पाठक आगे आए हैं। अब एक और थ्योरी है, ब्रजेश पाठक पहले से जब मायावती का ब्राह्मण और दलित कॉम्बिनेशन बना था, तब उस वक्त ब्रजेश पाठक बसपा में हुआ करते थे, बहुत एक्टिव थे, सांसद हुआ करते थे। तो ब्रजेश पाठक को चुना जाना इसलिए भी क्योंकि जब ब्राह्मण और दलित एक साथ आए थे तब भी ब्रजेश पाठक उसके, कह सकते हैं कि एक चेहरा थे। अब दूसरी तरफ ये देखें तो ब्रजेश पाठक का इससे जुड़ना उनकी अपनी जो विधानसभा सीट है उससे भी जुड़ता है। जिस लखनऊ कैंट का वो प्रतिनिधित्व करते हैं, वहां पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, सिख और इसके अलावा जो उत्तराखंड के जो लोग हैं, ऐसे लोगों की बहुतायत है। माना जाता है कि यहां पर सवर्णों की आबादी भी उत्तर प्रदेश के लखनऊ की सभी सीटों में सबसे ज्यादा है। तो उनके इलाके में भी अगर नाराजगी का लेवल देखा जाए तो आरक्षण के विरोधियों में ज्यादा है। तो एक मुद्दा वो, दूसरा कहीं ना कहीं बीजेपी के भीतर से कोई ना कोई ऐसी बात जरूर हुई होगी कि इन बच्चों को सुने और उनकी बात ऊपर तक पहुंचाए। और यही वजह है कि बहुत सेफ तरीके से ब्रजेश पाठक ने इस पूरे मुद्दे को रखने की कोशिश की। जो प्रेस रिलीज आई उसमें भी आरक्षण के विरोध जैसी कोई बात नहीं, ना ही हर्ष दुबे ने आरक्षण को खत्म करने का कोई मुद्दा उठाया, सिर्फ समान अवसर की बात की। ऐसे में हर्ष दुबे अब आरक्षण विरोधियों के निशाने पर खुद आ गए, जो खुद चेहरा थे। लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं पीछे से इसे मैनेज करने में जुटी है। अब मैनेज करने में जुटी है तो बीजेपी के खिलाफ भी एक माहौल विरोधी दलों में, उनके अपने समर्थकों में भी तैयार हो रहा है कि आखिर इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और आरक्षण के विरोधियों को केंद्रीय नेतृत्व से मिलाना, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बीजेपी को उल्टा पड़ जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आग से खेलने वाली स्थिति है। क्या होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन अगर बीजेपी ने इस राह को चुना है तो उनके लिए इस पर चलना आसान नहीं है। और अगर ब्रजेश पाठक का ये अपना फैसला है तो फिर ब्रजेश पाठक के लिए आने वाले दिन भी आसान इसलिए नहीं होंगे क्योंकि ये मुद्दा अगर बढ़ गया कि वो आरक्षण विरोधियों के साथ खड़े हैं तो उनको भी मुश्किल होगी। लेकिन सबसे ज्यादा समस्या बीजेपी को होगी क्योंकि ये सीधे टकराव का मामला बन सकता है। खैर, अभी तक भाजपा ने आरक्षण विरोध जैसी बात नहीं की, ब्रजेश पाठक ने कोई बात नहीं की, लेकिन उन बच्चों को सुनने की जरूर कोशिश की, उन लड़कों को जो इस मुद्दे को लेकर सड़क से लेकर जंतर मंतर तक पहुंचे। खैर, क्या होगा देखना होगा, लेकिन बीजेपी के लिए यह मुद्दा संभालना या उस टाइट रोप पर चलकर अपने को बेदाग बचा के आगे ले जाना आसान नहीं है, मुश्किल और कांटों भरी राह है। क्या ब्रजेश पाठक निकाल पाएंगे? क्या ब्राह्मणों और सवर्णों के गुस्से को शांत कर पाएंगे? ये नजर रहेगी, लेकिन बीजेपी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो कह सके या कर सके कि आरक्षण के विरोध में बीजेपी है। अगर देखा जाए तो आरक्षण के समर्थन में खुलकर बीजेपी और संघ के लोग आ चुके हैं। ऐसे में अब सिर्फ और सिर्फ आरक्षण समर्थकों को कहीं ना कहीं
शांत करने, सुनने, समझने और समझाने का ही दौर है। अगली खबर, और अब बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जो पहुंचे तो थे रायबरेली, जहां से राहुल गांधी सांसद हैं। दो बड़े कार्यक्रम, लेकिन दोनों कार्यक्रम में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी को जवाब देने का मौका चुना। वैसे तो उन्होंने तमाम मुद्दों पर बोला, सबसे ज्यादा आज मुख्यमंत्री ने जो बात कही वो मनुस्मृति और खासकर राहुल गांधी ने जो मनुस्मृति पर सवाल उठाए उस पर खुलकर बोला। अमूमन मनुस्मृति को लेकर कोई भी नेता बोलने की जहमत नहीं उठाता। हर कोई मनुस्मृति को एक तरीके से अछूत मानते हुए ही उस पर कोई भी बातें करता है। जिस तरीके का माहौल मनुस्मृति को लेकर है, मनु का नाम लेना भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या नेता के लिए ऐसा हो गया है मानो अगर छुआ तो गए। लेकिन राहुल गांधी ने पुणे में मनुस्मृति को लेकर बात कही थी। पितृसत्तात्मक जो व्यवस्था है उससे लड़कियों को आजाद होने की बात कही, भाई, पिता, पति, इन बंधनों को तोड़ने की बात की कि अब आप लड़कियां इससे निकलें, उनका अपनी एक अलग आइडेंटिटी है और मनुस्मृति ने जो दिखाया है या सिखाया है या बताया है वो गलत है। आज मौका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का था। उन्होंने चुना भी रायबरेली, जो राहुल गांधी की सीट है, और चुन चुनकर मनु के बारे में, हालांकि उन्होंने मनुस्मृति को लेकर जो बातें कही उसमें कहा कि मनुस्मृति में अच्छाइयां भी हो सकती हैं, बुराइयां भी हैं, तो उन्होंने दोनों बातें कही। लेकिन मनु को लेकर जो बातें कही वो सुनने वाली बात है। उन्होंने आज उन बातों को गिनाया कि कैसे मनु का इस पूरे, अगर कह दें तो ये भारतीय संस्कृति, भारतीय आध्यात्म और भारतीय परंपरा में मनु का क्या योगदान है, आज एक एक करके मुख्यमंत्री ने इसे गिनवा डाला। निश्चित तौर पर निशाना राहुल गांधी थे, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुंह से सुनिए मनुस्मृति और खासकर मनु की तारीफ। राहुल जी कहते हैं बेटियों को भड़काने का काम कर रहे हैं, कहते हैं मनुस्मृति से बाहर निकलिए। भाई, भारत की परंपरा तो ऐसी है, आप माने या ना माने कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन गलत तथ्यों से अवगत तो मत कराइए। आपको मनुस्मृति को मानना है मानिए, नहीं मानना है मत मानिए, लेकिन मनुस्मृति की अच्छाइयों को भी बताइए और बुराइयों को भी बताइए, बहस करिए इस पर। अथर्ववेद जिसकी चर्चा करता हो, शतपथ ब्राह्मण में जिसकी चर्चा हुई हो, महाभारत जिसके बारे में चर्चा करता और मत्स्य पुराण जिसकी महिमा का गान करता हो, उस मनु को आप अपमानित क्यों करना चाहते हैं? आप माने ना माने, कभी हमने नहीं कहा। आप तो राम की विरासत को भी अपमानित करते हैं। आपकी पार्टी ने तो कह दिया था कि राम हुए ही नहीं, लेकिन आज अयोध्या में कल भी आचरण आपकी पार्टी का और आपके नेताओं का आचरण देश ने देखा है, दुनिया ने देखा है। आप माने ना माने, लेकिन याद रखना, आज भी हर सनातनी जिस काल गणना को मानता है, वह काल गणना किसी और ने नहीं दी है। राहुल जी, वह काल गणना मनु ने दी है। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक।